हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 24वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 24वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 24वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से आरसीबी का संबंध है 108 के साथ में, उसी प्रकार से एसबीसी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि आरसीबी का संबंध 108 के साथ में कैसे है, यानी कि आरसीबी से यहां पर 108 कैसे बना है। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या बनानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का क्या कर लेना है, नंबरिंग करना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। उसके बाद में सी आता है 3 नंबर पर है। उसके बाद में बी आता है 2 नंबर पर है। अब यहां पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए 18 तिये हो जाएगा 54 और 54 दूना के हो जाएगा 108। यानी कि इन तीनों संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा कर देंगे तो संख्या बन जाएगी 108। और ध्यान से देखिए 108 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहां पर एसबीसी के अंदर है और यहां से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में जो भी संख्या आएगी उन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एस आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। उसके बाद में बी आता है 2 नंबर पर है। फिर सी आता है 3 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 19 दुआ के हो जाएगा 38 और 38 तिये हो जाएगा 114। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 114। और ध्यान से देखिए संख्या 114 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 142 के बाद में 150,
150 के बाद में 123, 123 के बाद में 187, 187 के बाद में दिया गया है 62 और 62 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 142, 142 के बाद में दिया गया है 150। तो मेरे भाई 142 से यहाँ पर 150 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 142 के अंदर क्या कर दें प्लस 8 कर दें तो 142 और 8 मिलकर बन जाएगा 150। फिर देखिए 150 से कितना बन रहा है 123। तो मेरे भाई 150 से 123 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें -27 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 123। फिर देखिए 123 से कितना बन रहा है 187। तो मेरे भाई 123 से यहाँ पर 187 कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 123 के अंदर क्या कर दें प्लस 64 कर दें तो 123 और 64 मिलकर बन जाएगा 187। फिर देखिए 187 से कितना बन रहा है 62। तो मेरे भाई 187 से यहाँ पर 62 कैसे बनेगा, तो देखिए यदि हम 187 में से क्या कर दें -125 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 62। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस 62 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं है ना सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 8 है, उसके बाद में 27 है, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में 125 है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 125 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर संख्या है 8 है। 8 क्या है, तो मेरे भाई 8 है 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 के बाद में क्या है 27 है। 27 क्या है, तो मेरे भाई 27 है 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में देखिए 27 के बाद में 64 है। 64 क्या है, तो मेरे भाई 64 है 4 का क्यूब। 64 के बाद में 125 है। 125 क्या है, तो मेरे भाई 125 है 5 का क्यूब। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू संख्या चल रही है और क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए पहले 2 का क्यूब, 2 के बाद में 3 का क्यूब, 3 के बाद में 4 का क्यूब, 4 के बाद में 5 का क्यूब। अब 5 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 216। अब यहाँ पर प्लस होगा माइनस, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हुआ प्लस है, उसके बाद में हुआ माइनस है, फिर क्या हुआ प्लस है, फिर क्या हुआ माइनस है। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, पहले प्लस उसके बाद में माइनस फिर प्लस फिर माइनस है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 125 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 62 के अंदर क्या कर दें इस 216 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है 62 के अंदर ऐड करना है 216 को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 62 के अंदर 216 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 278। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या बनेगी 278। अब हमें देखना है कि 278 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 278 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई देखिए यदि आपको रीजनिंग में से फुल नंबर लेकर आने हैं तो आपको कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए लगभग आपको 1 से 25 तक की संख्याओं के क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए और जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी को आपको नंबरिंग से याद कर लेना है, ठीक है। तभी आप रीजनिंग में से फुल नंबर आसानी से लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 13, 13 के बाद में 26, 26 के बाद में 29, 29 के बाद में 58 और 58 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले संख्या दी गई है 5, 5 के बाद में संख्या दी गई है 10 है। तो 5 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें इस 5 का दोगुना कर दें तो 5 का दोगुना होता है 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 13। तो मेरे भाई 10 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 के बाद में कितना बन रहा है 26 है। तो 13 से 26 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो 13 का दोगुना बनता है 26। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 29 है। तो 26 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 26 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 26 और 3 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 के आगे कितना है 58 है। तो 29 से 58 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 29 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो 29 का दोगुना होता है 58। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 58 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं है ना सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और यहाँ पर पता लगाइए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ दोगुना, उसके बाद में क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ दोगुना, उसके बाद में क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ दोगुना। यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है पहले दोगुना उसके बाद में +3, फिर दोगुना उसके बाद में +3, फिर दोगुना। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दोगुना हो गया तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा +3। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे। यदि मेरे भाई हम 58 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और यदि हम 58 के अंदर +3 कर देंगे तो 58 और 3 मिलकर बन जाएगा 61। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 61। और ध्यान से देखिए संख्या 61 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 63 है, 63 के बाद में 82, 82 के बाद में 102, 102 के बाद में 123 है, 123 के बाद में 145 है और 145 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 63, 63 के बाद में संख्या दी गई है 82। तो मेरे भाई 63 से 82 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 63 के अंदर क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 63 और 19 मिलकर बन जाएगा 82। फिर देखिए 82 के बाद में दिया गया है 102। तो मेरे भाई 82 से 102 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 82 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 82 और 20 मिलकर बन जाएगा 102। फिर देखिए 102 के बाद में दिया गया है 123, तो 102 से 123 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 102 के अंदर क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 102 और 21 मिलकर बन जाएगा 123। फिर देखिए 123 से कितना बन रहा है, यानी कि आगे दिया गया है 145, तो 123 से यहाँ पर 145 कैसे बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 123 के अंदर क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 123 और 22 मिलकर बन जाएगा 145। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 145 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 19, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 20, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 21, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 22। यानी कि यहाँ पर संख्या कंटिन्यू चल रही है। देखिए पहले 19, उसके बाद में 20, उसके बाद में 21, उसके बाद में 22। अब यहाँ पर 22 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 145 के अंदर क्या कर दें, इस 23 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हम क्या कर देंगे, इस 145 के अंदर क्या कर देंगे 23 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई 145 और 23 मिलकर बन जाएगा 168। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। और मेरे भाई ध्यान से देखिए संख्या 168 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को या तो सोल्व करते हैं हम कैसे, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई देखिए जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या में दी गई है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो उससे पहले यहां पर देखिए
एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर 84 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर 84 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 84 के जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 6। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 15 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। और इस 21 को यदि हम क्या करें 4 के साथ में गुणा कर दें तो 21 चौका हो जाएगा 84। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 84 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 152 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से 152 के पास में भी कितनी संख्या है, ऊपर दो संख्या है, पहली संख्या है 30 और दूसरी संख्या है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 30 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो 30 और 8 मिलकर बन जाएगा 38। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 38 का भी 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 38 को 4 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 152। और ध्यान से देखिए संख्या 152 यहाँ पर आप सभी के सामने दी गई है। अभी यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे कहाँ पर है मेरे भाई, इस तीसरे कॉलम के अंदर है और तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में भी देखिए प्रश्न चिन्ह के पास कितनी संख्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 5। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 20 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर बन जाएगा 25 है। अब सभी का 4 के साथ में गुणा किया गया है तो इस 25 का भी हम क्या कर देंगे, 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 100। और ध्यान से देखिए संख्या 100 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आने वाले नए एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप एग्जाम के लिए जरूर तैयार करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 2015 में, ऑप्शन बी है 9 मई 2015 में, ऑप्शन सी है 25 जून 2015 में, और ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 2014 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है फेफड़ों को, और ऑप्शन डी है आंतों को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 0.9,
ऑप्शन सी है 2.4 और ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर है जरूर कमेंट करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में भी कमेंट सेक्शन के अंदर है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर शहर को, ऑप्शन बी है जोधपुर शहर को, ऑप्शन सी है जैसलमेर शहर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय शहर जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 को, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42 को और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि टेलीस्कोप की खोज की थी वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे ने, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन सी है वीर सावरकर ने और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी यह मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।